हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने केमिकल चेंजेस टॉपिक स्टार्ट किया था। केमिकल चेंजेस हमने देखा था कि केमिकल चेंजेस व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंजेस। तो मैंने आपको बताया था कि केमिकल चेंजेस क्या होती हैं, कुछ एग्जांपल भी दिए थे। एक्टिविटी 6.6 भी की थी हमने, जो कि मैग्नीशियम रिबन को किसकी थी कि किसी भी बर्न करने की थी। और आपके लिए इसमें क्वेश्चन भी दिए गए थे कि आप इसे कभी भी नेक्ड आइज से ना देखें या फिर बिल्कुल रेगुलरली इसे ना देखें, क्योंकि ये आपके आइज के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। जब ये पूरी तरीके से बर्न हो जाता है तब हमारे पास इसमें एक केवल कंपाउंड बचता है जो कि वाइट कलर का होता है। ऐश बचती है हमारे पास में वाइट कलर की पाउडर के रूप में। तो हमने कहा था कि जो इसकी ऐश होती है वो बिल्कुल भी रिबन जैसी नहीं होती है। तो ये क्या हो गया, एक केमिकल चेंजेस हो गया कि आप उस ऐश से दोबारा से मैग्नीशियम रिबन को नहीं बना सकते हैं। तो ये एक कैसी प्रोसेस हो गई, केमिकल चेंजेस हो गया। तो ये क्वेश्चन भी की थी हमने, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की जब इसके प्रेजेंस में मैग्नीशियम को जब हम बर्न करते हैं तब हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो एक ऐश बनता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है। The equations here are different from those in mathematics. आप यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो आपने इक्वेशन ली है वो मैथमेटिक्स में यूज़ की जाने वाली से बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। इन इक्वेशंस ऑफ दिस काइंड, तो इस तरीके की जो इक्वेशंस होती है उसमें क्या होता है, द एरो इम्प्लाइज बिकम्स। तो ये जो एरो होता है वो हमें क्या बताता है कि विकम्स यानी कि हो रहा है, बनना, या फिर ये हमको बताता है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया और ये जो यहाँ पर एरो दिखाया गया है तो ये आपको ये बताता है कि बनना, मेक, विकम्स, कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है विकम्स व्हेन वी बर्न मैग्नीशियम रिबन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस बिकम्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तब हमारे पास क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। नो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस एट दिस स्टेज। तो आपकी जो बुक है इसमें किसी भी इक्वेशंस को इक्वल करने का, ये बैलेंस करने का यहाँ पर कुछ भी जो मेथड होती है वो यहाँ पर नहीं दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पर आपको इसको बैलेंसिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब आगे क्या करना है, कलेक्ट द ऐश एंड मिक्स इट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। ये जो आपकी ऐश बनी वो किसकी थी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की थी। इसको आपको कलेक्ट करना है और कलेक्ट करने के बाद में इसको आपको वाटर में इसको अच्छे तरीके से आपको इसको ऐड करना है। इसकी थोड़ी सी मात्रा को ही आपको वाटर में मिक्स करना है। स्टेट द मिक्सचर एक्वियस सॉल्यूशन वेल। आपको इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और आपको एक इसका एक्वियस वाटर सॉल्यूशन बना लेना है, एकदम जल्दी बिलियन इसका आपको बना लेना है। टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। अब इसका आपको रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर के साथ में टेस्ट करना है कि भाई इसकी जो नेचर है वो किस तरीके का है। डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू। क्या जो मिक्सचर होता है वो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज कर देता है या फिर वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस में चेंज करता है। चलिए देखते हैं किसको किस में चेंज करता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्वियस सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिस। तो इस टेस्ट के आधार पर आप बता सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है, एक्वियस सॉल्यूशन जो आपने बनाया है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। ऑन डिसॉल्विंग द एसिड इन वाटर इट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस। जब आप ऐश को वाटर में डालते हैं तब आपके पास एक नया सॉल्यूशन बन के आता है। ओके, वो क्या होगा, दिस चेंज कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। और इसको आपके एक नई इक्वेशन में लिखाया गया है। कैसे, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो एस बनी थी वो क्या थी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपने ऊपर देख लिया था, उसको आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम दिया था। अब आप क्या करेंगे, इसको आप वाटर में ऐड करेंगे। आपने इसको वाटर में डाल दिया, वाटर में डालने के बाद आप इसका क्या बनाने हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। इसको आपने शो किया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड OH का होल कैप्स। Because it is a hydroxide, we can say that magnesium hydroxide nature is basic। तो अब ये कैसा है, बेसिक है। आपने चैप्टर 5 में पढ़ा था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। तो
यहाँ कह सकते हैं कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक न्यू सब्सटेंस है जो कि हमें मैग्नीशियम के वर्ण पर मिला था, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक अदर न्यू सब्सटेंस है, इज अनदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विद वाटर। क्या बना था? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऑल हाइड्रोक्साइड आर बेसिस। हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज नेचर इज बेसिस। तो अब आप कह सकते हैं कि जब आप जो ने ऐश ली थी उसको जब आप वाटर में डालेंगे तब आपके पास एक नया कंपाउंड बन के आएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और उसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा? बेसिक होगा। चलिए इसके बाद हम एक और एक्टिविटी करते हैं 6.7। ये भी आपको टू बी डेमॉन्स्ट्रेट बाय द टीचर, आपको घर पे नहीं करनी है ये। डिसॉल्व अबाउट अ टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट। आपको क्या लेना है? 1 टीस्पून आपको कॉपर सल्फेट लेना है, और किस में लेना है? ब्लू विट्रॉयल और नीला थोता। इसे आप नीला थोता भी कहते हैं, ओके, या फिर आप इसे ब्लू विट्रॉयल भी कहते हैं। इन अबाउट हाफ अ कप ऑफ वाटर इन अ ग्लास टम्बलर और अ बीकर। आप इसे किस में ले सकते हैं? हाफ अ कप ऑफ वाटर, आधे कप पानी में, इन अ ग्लास टम्बलर और अ बीकर में ले सकते हैं, या फिर किसी ग्लास के टम्बलर या कटोरे वगैरह उसमें कुछ भी आप ले सकते हैं। एड अ फ्यू ड्रॉप्स डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन में आप डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, वो भी कुछ फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे, ओके। यू शुड गेट अ ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन। अब आप इस सॉल्यूशन का एक ब्लू कलर आपको क्या हो जाता है? गैट हो जाता है, प्राप्त कर लेते हैं। स्मॉल सैंपल ऑफ द सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब और स्मॉल ग्लास बॉटल। और इसका थोड़ा सा सैंपल आपको, इस सॉल्यूशन का जरा सा भी सैंपल, थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा आपको टेस्ट ट्यूब में लेना है या फिर स्मॉल ग्लास बॉटल में ले लेना है। ड्रॉप अ नेल और अ यूज्ड शेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सॉल्यूशन। अब आपको इसमें क्या करना है? इसमें शेविंग ब्लेड जो होती हैं, ब्लेड ले सकते हैं आप इसके लिए, आप उसको इस सॉल्यूशन में डाल देंगे, ओके। वेट फॉर हाफ एन आवर और सो। आप इसके लिए आधा या फिर उससे भी अधिक समय का यूज़ कर सकते हैं, आधे घंटे का या उससे भी अधिक समय का समय का इसमें वेट कर सकते हैं आप। एब्जॉर्ब द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। अब आप सॉल्यूशन के कलर को एब्जॉर्ब करेंगे। वॉट कैन यू एब्जॉर्ब इन द सॉल्यूशन? Compare it with the color of the sample solution shaped separately. Do you see any change in color of the solution? क्या आप solution के कलर में कोई भी चेंज देखते हैं? Take out the nail or the blade. अब आप इसमें से किसी भी ब्लेड या फिर कील को उसमें से बाहर निकाल सकते हैं और उसे देख सकते हैं। Has it changed in any way? क्या इसमें कोई भी चेंज आपको दिखाई देता है? The changes that you notice are due to the reaction between copper sulfate and iron. जो भी चेंजेस आपको इसमें दिखाई देगा वो किसकी रिएक्शन की वजह से होगा? वो आपको कॉपर सल्फेट और आयरन किसकी थी भाई? ब्लेड क्या है? आयरन ही तो है। तो उन दोनों के बीच में जो रिएक्शन होगा उसके कारण ही आपको इसमें चेंजेस दिखाई देगा। क्या चेंजेस दिखाई देगा? आप डायग्राम में भी दे सकते हैं। द चेंज ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। तो जो सॉल्यूशन था ब्लू कलर का था क्योंकि आपने उसमें कॉपर सल्फेट लिया था, नीला तूता लिया था, या फिर आप उससे ब्लू विट्रॉयल भी कह सकते हैं, वो आपने लिया था। उसमें आपने फ्यू ड्रॉप्स H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड की डाली थी और वो भी डिल्यूट थी। फिर उसमें आपने क्या किया कि उसका थोड़ा सा सॉल्यूशन आपने बीकर में बचा लिया था और सारे में आपने उस ब्लेड या फिर नेल को उसमें डाल दिया था। डालने के बाद क्या किया आपने? देखा कि उसका जो कलर है वो प्योरली चेंज हो गया है। वो कैसा हो गया है? ग्रीन में हो गया है, ब्लू से ग्रीन में चेंज हो गया है। देन यू कैन से दैट इट इज़ कलर्ड इज ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। कॉपर सल्फेट एंड आयरन के बीच में जो रिएक्शन हुई है उसके कारण ही, उसकी वजह से ही ये जो कलर है वो क्या हुआ है? डिफ्रैक्टेड हुआ है, उसमें अंतर आया है, उसमें इंटरफेरेंस हो गया है, ओके। तो यहाँ पर आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करके एक न्यू सब्सटेंस बना लेता है जिसे हम आयरन सल्फेट कहते हैं। द ब्राउन डेपोजिट और द आयरन नेल इज कॉपर, अनदर न्यू सब्सटेंस। वी कैन राइट द रिएक्शंस एस। तो हम देखते हैं कि जो आयरन की जो हमारे पास नेल थी या फिर जो ब्लेड था उस पर एक ब्राउन कलर का डिपॉजिट किसकी वजह से होता है? ब्राउन कलर का जो डिपॉजिट होता है वो किसकी वजह से होता है? वो इसमें कॉपर की जो लेयर होती है उसकी वजह से होता है। तो इसको हम
ऐसे भी लिख सकते हैं। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है। जब हम इसकी आयरन के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तब हमको आयरन सल्फेट सॉल्यूशन प्राप्त होता है, और जो कॉपर होता है वो ब्राउन डिपॉजिट हो जाता है, और जो कॉपर होता है वो हमको इसमें शो होने लगता है। चलिए अब इसके बाद एक और एक्टिविटी करते हैं। टेक अबाउट अ टीस्पून ऑफ विनेगर इन अ टेस्ट ट्यूब। आपको एक टेस्ट ट्यूब में क्या लेना है, विनेगर लेना है। विनेगर एसिटिक एसिड होता है जो कि एक डिल्यूट एसिड होता है। एड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू इट। आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा आपको इसमें बेकिंग सोडा डालना है। बेकिंग सोडा जो है वो क्या है, एक बेस है और वो एक एसिड है। यू वुड हियर अ हिशिंग साउंड एंड सी बबल्स ऑफ अ गैस कमिंग आउट। क्या आप इसमें कोई भी आप इसमें साउंड सुनाई देता है? बिल्कुल सुनाई देता है। और इसमें आपको गैस के बबल्स भी आते हुए दिखाई देते हैं। यस। पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर एज शो इन फिगर 6.5। जैसा कि इस गैस को 6.5 में जो आपको डायग्राम दिखाया गया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको, चलिए मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको कैसे। इस गैस को देखिए यहाँ पर, इसमें क्या किया है, इसमें ले लिया था हमने थोड़ा सा विनेगर ले लिया था। इसमें हमने बेकिंग सोडा डाल दिया, जो जिससे आप घर में ढोकले वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वो बेकिंग सोडा हमने इसमें डाल दिया। विनेगर भी आपके घर में मिल जाएगा, नहीं है तो आप मार्केट से खरीद सकते हैं। विनेगर चाउमीन वगैरह में डाले जाते हैं। तो इसको क्या किया, दोनों को मिक्स करने के बाद में हमने ऊपर इसका कॉर्क लगा दिया उससे निकलने वाली, क्योंकि क्या करेंगे जब हम एसिड और बेस को दोनों को जब हम इसमें ऐड करेंगे तो उसमें क्या होगा, गैस बाहर निकलेगी। तो गैस निकलेगी तो इसको हम किसी पाइप के थ्रू होते हुए लाइम वाटर में ले जा रहे हैं। ओके, लाइम वाटर में इसको हम ले जा रहे हैं। अब इसमें इस गैस का क्या होता है, चलिए। व्हाट हैपेंस टू द लाइम वाटर। अब हम देखते हैं कि लाइम वाटर में क्या चेंजेस होते हैं। द चेंजेस इन द टेस्ट ट्यूब इज एन फॉलोज। तो टेस्ट ट्यूब में जो चेंजेस होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि जब हम एसिटिक एसिड में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को डालते हैं तब हमारे पास कौन कौन से कंपाउंड बन के आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है एंड अदर सब्सटेंसेस में से हमको प्राप्त होते हैं। द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज एज फॉलोज। अब लाइम वाटर जो कि एक बेस है और कार्बन डाइऑक्साइड के बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है वो इस तरीके से होती है। किस तरीके से होती है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड दे रखी है, क्योंकि जो गैस निकलने वाली जो गैस होगी वो कौन सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। बेकिंग सोडा जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। उसी की वजह से आपका जो ढोकले होते हैं, इडली होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी बनते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर के बीच में जो अब आप रिएक्शन कराएंगे तब लाइम वाटर का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तब हमारे पास दो जो सब्सटेंसेस हैं वो बन के आएंगे, वो भी बिल्कुल न्यू होंगे। कौन कौन से, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 चॉक जिससे आप लिखते हैं, एंड वाटर। ये आपके पास आपको क्या होंगे, प्राप्त हो जाएंगे। When carbon dioxide pass through lime water, calcium carbonate is formed। तब क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, which makes lime water milky। जो कि जो हमारा लाइम वाटर होगा उसे प्योरली वो कैसा बना देता है, मिल्का बना देता है, मिल्की बना देता है, उनको दूध जैसा दिखाई देता है वो। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज अ स्टैंडर्ड टेस्ट ट्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमको कैसे पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकली है विनेगर में। जब हमने बेकिंग सोडा डाला था उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकली है। हम इसका टेस्ट कैसे कर सकते हैं, तो ये टेस्ट आपको उसी के लिए दिया गया है कि अगर मान लो इसमें से निकलने वाली गैस इस लाइम वाटर को प्योरली मिल्की कर देती है तो आप कह सकते हैं कि इसमें जो गैस आई है वो कौन सी आई है, वो आई है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यू विल यूज it in chapter 10 to show that the air we breathe out is rich in carbon dioxide। इसी सब का यूज़ आप, इसी टेस्ट का यूज़ आप अपने चैप्टर 10 में ये बताने के लिए करेंगे कि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं उसमें हम कौन सी गैस बाहर निकालते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें हमारी जो अमाउंट होती है बहुत ज़्यादा होती है, और कैसे होती है वो उसको हम आपके 10 चैप्टर में पढ़ेंगे। इन एक्टिविटी 6.6 to 6.8 यू सो दैट इन ईच चेंज वन और मोर न्यू सब्सटेंस वर फॉर्म्ड। आपने ये देखा कि इसमें जितने भी सब्सटेंसेस बन रहे थे वो कैसे थे, वो एक न्यू सब्सटेंसेस बन रहे थे। इन एक्टिविटी 6.6 द ऐश वॉज द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम वॉज बर्न्ड इन
एयर। 6.6 में हमने देखा जब आपने मैग्नीशियम को एयर में बर्न किया था वो उसमें एक न्यू सब्सटेंस बन रहा था मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके बाद 6.7 एक्टिविटी में द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विद द आयरन प्रोड्यूस्ड आयरन सल्फेट एंड कॉपर। उसमें आपने आयरन सल्फेट बनाया था एंड कॉपर बनाया था। वो उसमें आप जब और आयरन सल्फेट बना रहे थे तो वो एक न्यू सब्सटेंसेस आपके पास में बन के आया था। कॉपर वॉज डिपॉजिट ऑन द शेविंग ब्लेड ऑन ऑफ आयरन, और आयरन के ऊपर इसमें एक जो कार्बन है वो उसमें डिपॉजिट हमको दिखाई देता है। इन एक्टिविटी 6.8 विनेगर एंड बेकिंग सोडा टुगेदर प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड विच टर्न लाइम वाटर मिल्की। 6.8 एक्टिविटी में क्या किया आपने कि विनेगर और बेकिंग सोडा वो दोनों साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करती हैं जो कि लाइम वाटर को पूरी तरीके से मिल्की कर देती हैं। कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंस फ्रॉम दिस रिएक्शन था, क्या आप इस रिएक्शन में बने न्यू सब्सटेंस का नाम बता सकते हैं? भाई कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर हमारे पास इसमें बन के आए थे। तो अब हम कह सकते हैं अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंजेस। तो वह चेंजेस जिसमें हम एक से अधिक न्यू सब्सटेंसेस बना सकते हैं उसे हम केमिकल चेंजेस कहते हैं। और केमिकल चेंजेस ये जो प्रोसेस होती है उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ्स, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हमारी लाइफ में। और न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। जितने भी सभी न्यू इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं वो हमारे केमिकल चेंजेस के द्वारा ही हमारी लाइफ में बनती रहती हैं। फॉर एग्जांपल डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में फूड का जो डाइजेशन वो भी केमिकल चेंजेस हैं। रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स ईटीसी हैपेंस ड्यू टू सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस। ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो केमिकल चेंजेस के कारण ही होती हैं। अ मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ अ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो मेडिसिन होती है वो क्या होती है, वो केमिकल रिएक्शन के चैन के एंड प्रोडक्शन होती है। यूजफुल न्यू मटेरियल्स सच एज प्लास्टिक्स एंड डिटर्जेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन। जितने भी हमारे पास न्यू मटेरियल्स जिनका यूज़ करते हैं जैसे कि प्लास्टिक है, डिटर्जेंट्स हैं, वो सभी भी केमिकल रिएक्शंस के बाद ही बनते हैं। इंडीड एवरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग केमिकल चेंजेस। यकीन हम ये कह सकते हैं कि जितने भी न्यू सब्सटेंसेस जिनको हम डिस्कवर कर सकते हैं वो सभी हमारे केमिकल चेंजेस में स्टडी करने में ही किए गए हैं। तो आगे हम आपके चैप्टर को आपकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।